बिहार का एग्जिट पोल जो हम आपको दिखा भी रहे थे, बता भी रहे थे, वो एग्जैक्ट साबित नहीं हुआ। एक बिंदु उसमें जरूर साबित हुआ कि एनडीए को बहुमत मिला, लेकिन नंबर्स पूरी तरह से उलट पलट गए और एक बार फिर एनडीए मजबूती के साथ दिखाई पड़ रही है और यूं कहें कि डबल इंजन की सरकार के साथ और ज्यादा मजबूत होती दिखाई पड़ रही है। शायद इसलिए ही आज इन तमाम मेहमानों को हमने बिहार का विश्लेषण, महागठबंधन की हार और एनडीए की इस बम्पर जीत के लिए बुलाया है। आप सब मेहमानों का बहुत स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार अजय सेतिया जी हमारे साथ हैं, पूर्णिमा त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, अनुराग वर्मा जी हमारे साथ हैं, राजकिशोर जी हमारे साथ हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं और अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक जी भी हमारे साथ हैं। एक परिचय और आपसे करा देती हूं। जैसा कि हमने जिक्र किया कि डबल इंजन की सरकार है, तो हमने सोचा कि क्यों ना डबल एंकर भी आपके सामने आए, क्योंकि उत्कर्ष लगातार बिहार की जमीन पर रहे हैं, आपके सामने रहे हैं। बिहार को टटोल कर बिहार की पिच, उसकी गीलापन, उसका सूखापन, पिच प्रॉपर नाप कर आए थे, फिर भी उनका जो आकलन था वो उलट गया। उन्होंने 135 से 140 सीटों की बात की थी। आमतौर पर वो आते हैं जब भी फील्ड से तो वो अपना एक नोट देते हैं और इस बार वो भी निराश हैं क्योंकि उनका नोट भी गलत हो गया है। उत्कर्ष। बिल्कुल, मेरा नोट गलत हो गया है और मुझे लगता है कि आज इस चर्चा को बहुत बिना किसी देर के अगर शुरू करें। अनुराग सर को हम लोग खूब सुनते थे, मुस्कुराहट बहुत अच्छी है आपकी, मैं आप ही के पास आऊंगा और पहला कमेंट्स भी आते हैं उनके लिए। हाँ, आपकी मुस्कुराहट के अलग कमेंट आते हैं, तो जिनका फैन ग्रुप है उनसे ही पहला सवाल पूछा जाए। और अनुराग सर, एक सवाल जो मैं आपके पास आकर करना चाहता हूँ, और जिस स्टाइल में मैंने बिहार में लोगों से बात की उसी स्टाइल में बात करूंगा। सोचा था ये होगा? इतना नहीं सोचा था, लेकिन इसमें एक चीज़ बड़ी, एक शेर मैं सुनाऊंगा कि राहुल गांधी जी ने एक चीज़ बोली, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। पानी में उतरे भी थे सर। हाँ। तो वो उन्होंने वो पहले से साइन लैंग्वेज में बता दिया था कि हम तो डूब रहे हैं, तुम भी साथ में, तुम्हें भी यहीं लेके आ रहे हैं। इसके अलावा जो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें मुझे जो कहने वाली, देखने वाली जो मुझे दिखाई दी है वो ये रही है कि राहुल गांधी जी ने ये इतनी बड़ी जीत तो होनी थी, जीत तो काफ़ी हद तक लग भी रही थी, लेकिन पहले थोड़ा टफ था, फिर धीरे धीरे ईजी होते होते राहुल गांधी जी ने जीत, या इतनी बड़ी जीत का मार्जिन तेजस्वी के हाथ से छीन के एनडीए को गिफ्ट कर दिया है। ये एकदम एक लाइन में जो इस पूरे चुनाव के नतीजों का विश्लेषण मेरा है वो ये है कि राहुल गांधी जी ने इस जीत को तेजस्वी के हाथों से छीन के एनडीए को गिफ्ट कर दिया। ठीक है, दोबारा आएंगे राहुल पर और सर से चर्चा करूंगे। अजय सर साथ में है। अजय सर, सुबह से हमारी चर्चा भी हो रही थी, जब बक्सा खुला तभी से आप हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन जो तस्वीर इस वक्त बिहार की दिखाई पड़ रही है, नो डाउट कि ये था कि हाँ भाई, दोनों भाई बराबरी पर लड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कहानी जो है कुछ आगे पीछे जैसी ही दिखेगी। लेकिन इस तरीके का जो बिहार की जनता ने जनादेश दिया है, क्या नीतीश ही इस जीत की कह लें या इस नंबर की कह लें कुंजी है? देखिए, कांटे की टक्कर कम से कम मैं तो कभी भी नहीं मानता था। मेरा आकलन भी गलत हुआ है। मैं एनडीए को 160 दे रहा था, इससे ज़्यादा नहीं दे रहा था, और आरजेडी का जो महागठबंधन है उसको मैं 80 से नीचे दे रहा था। लेकिन ऐसी कल्पना कम से कम हम लोगों ने तो चर्चा में नहीं की थी कि 200 क्रॉस कर जाएंगे, और ये 2010 का रिपीट हुआ है। 2010 में भी इसी तरह हुआ था। और मेरा मानना ये है कि इस जीत में सबसे बड़ा जो हाथ है वो नीतीश कुमार की मेहनत का है, इसलिए कि करीब करीब 100 सीटों पर वह गए, 100 सभाएं की उन्होंने, और कार पर भी जाते रहे, हेलीकॉप्टर पर भी जाते रहे, बारिश में कहीं गांव में भी रुकते रहे। तो उन्होंने बहुत मेहनत की। उनके बारे में जो अफवाह उड़ाई गई कि वो बीमार हैं, वो उस धारणा को उन्होंने ध्वस्त किया। उन्होंने बहुत मेहनत की और भाजपा ने भी बहुत मेहनत की। ये जीत जो हुई है एनडीए की, इसकी वजह है दोनों ने मिलकर टीम वर्क से काम किया। तो जो धारणा पिछले चुनाव में बनी थी कि भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को कमज़ोर करना चाहती है, उस धारणा को भाजपा ने इस बार तोड़ा। और उन सीटों पर भी अमित शाह ने बंदे भेजे, आदमी भेजे, किसी चीज़ की ज़रूरत थी वो भेजा, पैसा भेजा, या प्रचार की ज़रूरत थी, आदमियों की ज़रूरत थी, तो वो अमित शाह ने उसकी चिंता की कि जेडीयू की ये सीट निकल सकती है, तो क्यों नहीं निकले। तो इस तरह की स्थिति हमने पहले कभी भी इतना तालमेल नहीं देखा था। इस तालमेल की वजह एक है। दूसरा ये है कि पिछली बार जो स्थिति हो गई थी वो सिर्फ चिराग पासवान की वजह से हुई थी। अदरवाइज नीतीश कुमार इतने कमज़ोर नहीं हैं।
पहले भी नहीं थे, अब भी नहीं है। आप देखिए 33 सीटें कम से कम चिराग की वजह से पिछली बार हारे थे, और 43 में 33 जोड़ दीजिए तो वो करीब करीब वहीं पर पहुंच रहे हैं, वहीं पर पहुंच रहे हैं। तो नीतीश कुमार पिछली बार भी इसी स्थिति में थे, आज भी इसी स्थिति में हैं। और एक चीज़ और बिहार में साबित हो गई कि एनडीए जो है, नीतीश कुमार और मोदी का जो कॉम्बिनेशन है, और इन दोनों के साथ जो साइलेंट वोटर था, अब तो ओपन वोटर हम कह सकते हैं। नरेंद्र मोदी पिछले कई सालों से लगातार भाजपा की अंदरूनी बैठकों में ये कह रहे थे कि हमारा साइलेंट वोटर है, हमारा साइलेंट वोटर है, और वो महिला वोटर था। तो वो मोदी के साथ भी था, नीतीश के साथ भी था, तो दोनों की जोड़ी मिल गई। तो आपने देखा कि 9% महिलाओं ने ज़्यादा वोट दिया, और मैं मानकर चलता हूँ कि वो सारा वोट जो 9% ज़्यादा हुआ है पुरुषों से, वो सारा का सारा वहाँ शिफ्ट हुआ। वैसे भी नीतीश कुमार महिलाओं के प्रिय नेता हैं वहाँ पर। वो हम 2005 को छोड़ दें, 2005 की जो नीतीश कुमार की जीत थी वह जंगल राज की वजह से थी, और उसके बाद लगातार महिलाएं उनको अपना प्रिय नेता मानती रही, उनको वोट देती रही। अब 2005 से लेकर के 2005 को छोड़ दीजिए, 10, 15, 20 और अब 25 भी, उन सीटों पर 70-80% सीटें वो जीती हैं, खासतौर पर जेडीयू ने, जहां पर महिलाओं ने ज़्यादा वोट किया। जहां महिलाओं का ज़्यादा वोट हुआ वो 70-80% जीते, जो सीटें उन्होंने जीती उसमें से वो हैं। तो इसका मतलब ये है कि महिलाओं की एक बड़ी भूमिका रही, और तालमेल जो इनका बहुत अच्छा रहा, ये इस जीत का मैं कारण मानता हूँ। पूर्णिमा जी, आपसे सवाल करना चाहता हूँ। अनुराग सर ने तो बड़ा अच्छे से कह दिया, ईवीएम SIR हम दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। पत्रकारों से एक सीधा सवाल ये कि क्या महागठबंधन की हार का दोष अनुराग सर एक चेहरे पर ले गए? एक चेहरे पर देना उचित है, क्योंकि तेजस्वी सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़े। किसी भी महागठबंधन के किसी भी साथी का विनिंग परसेंटेज, जिसको हम कहते हैं कि ग्रेस मार्क्स आना चाहिए, वो ग्रेस मार्क के आसपास भी नहीं दिख रहा। तो क्या वो एक ही चेहरे का दोष है? नहीं, वो चेहरा मेन था, तो दोष तो सबसे ज्यादा उसको जाएगा ही, क्योंकि नहीं, उन्होंने राहुल गांधी दिया है, क्योंकि नहीं, वही मैं कह रही हूँ कि महागठबंधन में एक बहुत प्रोमिनेंट चेहरा है राहुल गांधी, थे, अब है कि नहीं पता नहीं तो उनको तो बिल्कुल ही बड़ा शेयर ऑफ ब्लेम तो उनको जाएगा ही, क्योंकि जो बाद में हमें थोड़ी कैंपेनिंग में ढिलाई दिखाई दी, या तेजस्वी के सपोर्ट में वो जितनी मजबूती से उनको आना चाहिए था वो नहीं आए, ये सारी चीज़ें हम राहुल गांधी के मत्थे बहुत आसानी से मढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो हार का सारा कारण हम अगर एनालाइज करने बैठे तो ये जनादेश शायद नहीं है, ये इलेक्शन मैनेजमेंट की जीत है। इलेक्शन बहुत माइक्रो मैनेज किया गया है, और उस माइक्रो मैनेजमेंट का ये एक सक्सेसफुल आउटकम है। उसमें कहीं पे कोई इफ़ एंड बट की गुंजाइश नहीं छोड़ी गई, और वो एक बहुत टीम वर्क की तरह हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसको सुपरवाइज़ किया, अमित शाह ने ग्राउंड पे बैठ के उसकी एग्जीक्यूशन को बिल्कुल इंश्योर किया कि 100% उसका जो स्ट्रेटजी थी वो एग्जीक्यूट हो, और उनके हनुमान के रूप में ज्ञानेश कुमार ने उसको सारा अंजाम दिया। तो ये बिल्कुल टीम वर्क बहुत अच्छे से काम किया है इलेक्शन कमीशन के साथ। संगठन मजबूत है, मैम, जमीन पर है, नेता पानी में उतर के नहीं जीत सकते। राजकिशोर सर, वो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी जीत ये बिना मैनेजमेंट के नहीं हो सकती है, क्योंकि जनादेश इसको नहीं कहा जा सकता है। मैंने आप ही के प्रोग्राम में एक बार कहा था कि इस बार वोट चाहे कोई कहीं डाले, बनेगी सरकार एनडीए की। नीतीश बनेंगे ये आपके उसमें होगा रिकॉर्डिंग में, नीतीश बनेंगे कि नहीं पता नहीं, बनेगी सरकार एनडीए की, चाहे वोट कोई किसी को डाले, और वही हो रहा कहीं नहीं है। कांग्रेस का संगठन नहीं है, संगठन मजबूती से ये जीत है। राजकिशोर सर, लगातार आपने बिहार की ज़मीन पर कवरेज भी किया, और जिस दिन आप पटना छोड़ रहे थे आपने बिहार विधानसभा भी दिखाया कि रंग रोगन और ग्रीनरी पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम हो रहा है। कॉन्फिडेंस तो नो डाउट कह सकते हैं कि उस पक्ष में दिखाई पड़ रहा था। मैं ये समझना चाहूँगी कि क्या परफॉर्मेंस वाली जो राजनीति है वो जाति वाली राजनीति पर हावी पड़ गई? जी, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि प्रबंधन से सिर्फ चुनाव इतना लंबा नहीं जीता जा सकता। प्रबंधन जब बहुत बारीक मुकाबला होता है, बहुत कड़ा मुकाबला होता है, तो उसमें आज बिल्कुल जिसको बोलते हैं पिछला 2020 का चुनाव जैसे था, उसमें बहुत कड़ा मुकाबला था, तो उसमें आप कह सकते हैं कि प्रबंधन की जीत हुई थी। ये सकारात्मक जनादेश है, ये निगेटिव जनादेश नहीं है। मतलब ये जो काम किया जा रहा था और जो बिहार के लोगों की अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनको जो प्रतीक्षा थी आप काम होता रहे और वो उत्कर्ष तक पहुंचे, तो ये जो उसका जनादेश है। तो नहीं, मैं सीरियसली बता रहा हूँ जयदीप जी, और ये जय भी है, जयदीप भी है,
तो कुल मिलाकर, और अमर उजाला तो है ही, जहां अमर है, नहीं हम तो राज की बात करेंगे ही। लेकिन जो मैं एक बहुत सीरियस बात आपसे कहना चाहता हूँ, दरअसल हो क्या रहा है कि वाकई नीति, नेता, नेतृत्व, प्रबंधन, ये सारी चीज़ें किसी चुनाव में बहुत मैटर करते हैं। इस चुनाव ने वाकई विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि वाकई वो क्या मुद्दे उठा रहे हैं, क्या वो लोगों से जुड़ पा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा था कि राहुल गांधी जाएंगे, कुछ फोटो ऑप करेंगे, वो SIR का मुद्दा उठाएंगे। अरे भाई, वोट जिनके कट रहे हैं वहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा था। हम और उत्कर्ष वहाँ पर घूमे, उत्कर्ष तो मुझसे बहुत ज़्यादा घूमे हैं। वहाँ पर कितने लोगों ने इस मुद्दे पर बात की है नेताओं को छोड़कर। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस पूरे चुनाव में कहीं पर भी हिकारत, वितृष्णा, घृणा का चुनाव नहीं था। लेकिन ये बात क्यों लोग भूल जाते हैं कि जब ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी भैया आएंगे तो हम बताएंगे, ये धमकी है, ये चेतावनी है। और जो मौन वोटर होता है, जब उसका मुखर स्वरूप सामने आता है, तो सुनामी जिसको कहते हैं ना, जिस दिन बटन दब रहा था EVM का, उस दिन वो भूकंप आया था, और सुनामी आई उसके बाद जब रिजल्ट आया, उसका शेष नाग आकर सबको निगल कर चला गया। इसको समझना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूं कि पूरे बिहार के चुनाव में निश्चित तौर पर, सीमांचल की बात ले लीजिए ना, जहां पर माना जा रहा था कि बहुत शानदार चुनाव होगा। अरे कांग्रेस का पंजा, मेरा 5 सीटें नहीं आ रही है, 3 होंगी कि 2 होंगी कि 4 होंगी। ओवैसी साहब, ओवैसी जिनको आप याद करिए, कल भी हम लोग चर्चा करें तो हम आपसे कह रहे थे कि 3 सीटों पर तो ओवैसी हैं ही, 11 पर बिगड़ेंगे या नहीं बिगड़ेंगे। और उनको आपने कह दिया क्या, ओवैसी को जिंदा कर दिया तेजस्वी ने, क्या कहकर कह दिया कि भाई वो एक्सट्रीमिस्ट हैं। उन्होंने अपना वो मुद्दा उठा लिया। अच्छा, दूसरा क्या है कि एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, लगातार जो कहा जा रहा, जब लकड़ियों का गट्ठर बंधा हुआ होता है उसको कोई तोड़ नहीं पाता है। इस बार जिसको बोलते हैं कि तन, मन, प्राण और सब कुछ एक साथ थे एनडीए में, भले ही इस चीज़ को स्थापित करने की कोशिश की गई हो, और ये बात थी भी भाजपा के अंदर कि नीतीश की जगह क्या कोई और सीएम बनेगा, कहीं वो लाइबिलिटी तो नहीं बन जाएंगे। लेकिन मैंने आपको घटना बताई थी कि अमित शाह ने साफ साफ कहा था कि जितना नीतीश को विपक्ष गाली देगा, उनके पक्ष में सहानुभूति होगी, और वो सहानुभूति करुणा में बदली, कृतज्ञता में बदली। इसके साथ साथ में नीतीश का चेहरा ऐसा हो गया कि यार, बिहार को रहने लायक इस आदमी ने बनाया है। और मैं आपको बताऊं, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या किसी भी जात या वर्ग का, आरजेडी का वोटर हो, धुर विरोधी हो नीतीश का, वो भी मानता था। अच्छा भाई, 2005 से लेकर अब तक तो हम लोग लगभग हर चुनाव में गए। बिहार में पिछले 3 साल में जो परिवर्तन हुआ है, आप बताइए उत्कर्ष, किसी भी मकान, किसी भी गांव में जाने के लिए आपको गाड़ी बाहर खड़ी करके पैदल जाना पड़ा क्या? आप उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र तक में आपको ऐसी जगह मिल जाती थी कि जहां पर आपको जाना पड़े, गांव में गाड़ी दरवाजे तक नहीं जा पा रही है। यहां पर कहीं बिजली इतनी लंबी समस्या दिखाई पड़ी, कहीं पर क्या वाईफाई की दिक्कत दिखाई पड़ी, खबरें कहीं से भी हमको भेजनी होती थी, चलती गाड़ी में हम भेजे दे रहे थे। ये जो परिवर्तन है, इसको अगर लोग नकार रहे हैं, और ये जो मैं कह रहा हूं कि सुशासन की राजनीति, परफॉर्मेंस की राजनीति, कुछ लोग उसको प्रलोभन की राजनीति से भी जोड़ेंगे। 10,000 रुपए निश्चित तौर पर मैं भी वो मानता हूं, परंतु क्या सिर्फ वो एक कारण था? वो एक उत्प्रेरक हो सकता है इस अंतर को बढ़ाने का, लेकिन वो जो 20 सालों में सुशासन का जो आधार पैदा हुआ, नीतीश कुमार का क्रेडिबल फेस था, नरेंद्र मोदी की स्थापित जो विकास की परंपरा चली आ रही थी। लेकिन यहां पर क्या था? तेजस्वी को राहुल स्वीकार नहीं, राहुल को तेजस्वी स्वीकार नहीं। कन्हैया कुमार को साथ लेकर अगर तेजस्वी चलते तो शायद इसका एक अलग वो पड़ता। तो मैं फिर कह रहा हूं कि वो आपस में ही दौड़ते रह गए, और वो सब मिलकर दौड़े, इसका फर्क है। और मैं फिर कह रहा हूं कि लोगों को ये डर था कहीं ऐसा ना हो फिर से घर से निकलना हराम ना हो जाए। इतना था नहीं जितना वो परसेप्शन बनाया गया था। लगातार प्रधानमंत्री मोदी भी रैलियों में ये इस बात को कह रहे थे कि वो कट्टा की बात करते हैं, वो बंदूक की बात करते हैं। फिर ये कैश स्कीम नीतीश साहब की आ गई। तो क्या ये 2 फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट, यानी महिला जो कैश स्कीम के साथ नीतीश के साथ चली गई, और दूसरा प्रधानमंत्री जो बात उठा रहे थे वो जंगल राज से कनेक्ट करके कि भाई उनके यहाँ तो खाली कट्टा बंदूक की बात होती है, वो दोनों फैक्टर काम कर गए? नहीं, देखो, जंगल राज एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई, लेकिन जंगल राज का मुद्दा 2015 में ख़त्म हो गया था, जब लालू और नीतीश एक साथ लड़े थे चुनाव मिल करके। और तब भी प्रधानमंत्री जी ने और बीजेपी ने जंगल राज का मुद्दा बहुत उठाया था। 2005 में तो जंगल राज को ख़त्म किया था, इसलिए तो मुद्दा उस वक्त था ही। 2010 में जो नीतीश ने काम किया था वो प्लस जंगल राज लौटना आए, वो मुद्दा था, जब 22 सीट पर आरजेडी आ गया था। 2015 में मुद्दा इसलिए ख़त्म हो गया था कि बहुत उठाने के बावजूद भी 178 सीटें महागठबंधन को मिली थी उस समय, और बीजेपी 53 सीट पर आ गई थी। तब भी मोदी जी की छवि, मोदी जी का विकास, मोदी जी का उत्कर्ष, मोदी जी का चरम था लोकप्रियता का, उसमें कोई वो नहीं था। लेकिन वहाँ नीतीश और मोदी की लोकप्रियता टकराई थी एक दूसरे से, उसमें नीतीश भारी पड़े थे उस वक्त। लालू का जनाधार और नीतीश की लोकप्रियता वो भारी पड़ा था। 2020 में भी अगर जंगल राज का मुद्दा इतना हावी होता तो तेजस्वी टक्कर नहीं दे पाते,
110 112 सीटें महागठबंधन को मिली थी और रात को 11 साढ़े 11 बजे के आसपास रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे। 10-12 सीटें जो थी वो इधर से उधर हो गई थी और तब एनडीए की सरकार बनी थी। तो जंगल राज का मुद्दा तो अगर होता तो 2015-2020 में भी असर करता, थोड़ा बहुत तो स्मृतियों में रहता है, जिस पीढ़ी ने उसको देखा है वो तो। लेकिन जो बड़ी चीज़ है इस पूरे चुनाव में हुई, कोई एक मुद्दा इतना बड़ा मैंडेट नहीं देता है, ये सारा संयुक्त चीज़ें होती हैं। इसमें नेता का विश्वास नेता के प्रति, इसमें संगठन, इसमें चुनाव का प्रबंधन, इसमें बूथ मैनेजमेंट और प्रचार और सामने वाले की कमजोरी, ये सब मिला करके इतना बड़ा मैंडेट मिलता है। सामने वाली कमजोरी के बारे में बिल्कुल सही कहा राजेश्वर जी ने कि वो बिल्कुल तीर पहले से ही, जब वो वोट अधिकार यात्रा निकल रही थी राहुल गांधी की और तेजस्वी राहुल गांधी साथ थे, जिस दिन राहुल गांधी से पूछा गया कि आप क्या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेंगे, उन्होंने उस सवाल को गोलमोल कर दिया। उस वक्त वो भी कह सकते थे, जैसे एनडीए के नेता कहते थे नीतीश जी को बिना घोषित किए, कि हमारे गठबंधन के नेता तेजस्वी यादव हैं, तो शायद उसका अलग मैसेज जाता। वहीं से एक दरार पड़ी, दोनों के जनाधार के नेताओं के बीच में पड़ी हो ना पड़ी हो, लेकिन जनाधार के बीच में जरूर पड़ती है। कार्यकर्ता और जनाधार के बीच में विश्वास की अगर कमी होती है तो नीचे तक जाती है। उसके बाद क्या हुआ, जब सीटों के बंटवारे की बात आई तो एनडीए में तनातनी रही, लेकिन वो तनातनी सुलझ गई और उसके बाद एक बार बंटवारा अनाउंस हो गया, घोषित हो गया, तो वो बिल्कुल एकजुट होकर के, सिनर्जी होकर के चुनाव लड़े। ये अफवाहें चलती रहीं, चर्चाएं कि नीतीश का वोट जेडीयू को नहीं मिलेगा, जेडीयू को नीतीश को, लेकिन सबका एक दूसरे का वोट ट्रांसफर हुआ। इनके यहाँ झगड़ा शुरू हुआ, 10-12 सीटों पर फ्रेंडली फाइट की नौबत आ गई। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के राजेश राम, उनके खिलाफ आरजेडी ने गठबंधन का अपना उम्मीदवार उतार दिया, इस तरह के, और वो आखिर तक सुलझा नहीं विवाद। तो लोगों में भी मैसेज गया कि भाई ये अभी जब आपकी हालत ये है तो आगे क्या होगा। तो इससे तो नीतीश ठीक है, मोदी ठीक है, कम से कम मोदी और नीतीश मिलकर के कुछ काम तो कर रहे हैं। और फिर जो सबसे बड़ी बात, जो दिक्कत उत्तर प्रदेश में भी आती है अखिलेश यादव के सामने, वही जो राजेश्वर जी ने कहा कि आने दीजिए भैया को देखेंगे, तो आने दीजिए भैया को ये यूपी में भी होता है, देखेंगे। तो वो अपने जनाधार को ये समझ नहीं पाए और उसका नतीजा ये हुआ कि जो लौट रहा था थोड़ा बहुत इनकी तरफ, वो वापस चला गया। और एक बात जो मैं कहूँगा, वैसे तो हमारे कुछ मित्रों को बिना राहुल गांधी का नाम लिए जो है चैन नहीं पड़ता है, अनुराग तो, कि राहुल गांधी निश्चित रूप से नहीं, निश्चित रूप से उनकी जिम्मेदारी है। और अगर अभी जीतता महागठबंधन तो हम लोग राहुल गांधी के सीधे पढ़ते कि भाई राहुल जी की छवि, राहुल जी की रणनीति, तो अगर हारा है तो उनकी आलोचना भी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए कि आप ऑप्टिक्स की बजाय, ऑप्टिक्स देना ठीक है, नेता लोग ऑप्टिक्स देते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं, आप तालाब में कूदो, सरोवर में कूदो, तैरो, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ठोस काम भी करने पड़ते हैं। वो ठोस काम क्या है, गठबंधन की एकता, उसकी जिम्मेदारी गारंटी आपकी है। इसके अलावा अपनी पार्टी के अंदर आप एन चुनाव के वक्त प्रभारी बदल देते हैं, टिकटों के बंटवारे में आपकी दिलचस्पी उतनी नहीं होती, आप, तो ये बहुत सारी कमियां तो उनकी रहेंगी। अपने प्रदेश अध्यक्ष को आप ब्रांड नहीं कर पाते, जिसको आपने बनाया कि दलित वोट मिले राजेश राम को, उसको जिस तरह ब्रांड करना चाहिए आप नहीं कर पाए। आप ही ने एक संकल्प पत्र जारी किया पिछड़ों का सदाकत आश्रम में, जिसमें 10 जो है पिछड़ों के लिए घोषणाएं की, कहीं अपने भाषण में उनका जिक्र नहीं किया, कहीं आपके कार्यकर्ता उनको लेकर नीचे तक नहीं गए, कहीं महागठबंधन के दूसरे कार्यकर्ता लेकर नहीं गए। तो आप दे क्या रहे थे, खाली 2 मुद्दे, पलायन और बेरोजगारी और वोट चोरी। वोट चोरी का मुद्दा एक तात्कालिक मुद्दा था, मैं पहले भी कहता था, उसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जा रही थी, लड़ी गई और उसी से जो भी संशोधन हो सकता था हुआ। उसको लेके जो आपने यात्रा निकाली, आपने उतने दिन उसके बजाय अगर बिहार के उन 6 मुद्दों को लेकर के जो विपक्ष के मुद्दे थे, जिसमें बेरोजगारी, पलायन, कानून व्यवस्था खराब, स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, नकल, इन मुद्दों पर अगर फोकस करते तो शायद आज इतनी बुरी हार नहीं होती। अगर हार भी होती तो बहुत नज़दीकी कांटे की टक्कर से होती। तो ये सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के महागठबंधन विचार करेगा। ये जरूर है कि हम सब इसका असेसमेंट नहीं कर पाए कि इतनी बड़ी जीत एनडीए की होगी। जो लोग एनडीए को जिता भी रहे थे अपने असेसमेंट में, वो भी इतना बड़ा उम्मीद नहीं कर पा रहे। जमीन से आया आदमी 135 सीट नहीं, हम सब देखिए, मैं तो कांटे की टक्कर मान रहा था और कांटे की टक्कर में मान रहा था महागठबंधन का एज है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि मैं गया नहीं था बिहार, जाता तो शायद मेरी धारणा बदल जाती। लेकिन यहाँ से जो एनालिसिस कर रहे थे हम लोग कि भाई ये वोट वो वोट, लेकिन फिर ये भी लग रहा था एनडीए भी जीत सकता है, और एनडीए अगर जीतेगा तो 125 135 सीटें 140 सीटों के आसपास रहेगा।
जी। तो इसमें बस एक चीज़ है, मैं बस इतना कहना चाह रहा था कि होता क्या है कि एक बार ये ट्रेंड पता लगता है कि किस तरफ चुनाव जा रहा है। ये साफ साफ दिख रहा था कि सरकार बन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा, अच्छा होता है कि पत्रकार अति उत्साही नहीं हो सकता है, वो तमाम चीज़ों को देखेगा, तो हम लोग को इन सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, कंजर्वेटिव असेसमेंट। और मुझे एक बात और है, जब अच्छा मौन इतना ज़्यादा था, शांति इतनी ज़्यादा थी, और मैं फिर कह रहा हूँ कि जब समंदर के अंदर भूकंप आता है प्रतीक्षा जी, तो फिर वो जब सुनामी का शेष नाग आके सब बहा के लेके जाता है, तभी कुछ हो सकता है। तो सर ने एक लाइन बोली, मैं उसमें एक लाइन और जोड़ देता हूँ। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और वो जो बार-बार एक उपमा, राहुल गांधी थोड़ा सा, राहुल गांधी के साथ थोड़ा निर्ममता है अनुराग जी, मैं थोड़ा निर्मम है, मतलब इसमें तेजस्वी। मैं सवाल लेकर जा रहा हूँ, मैं सवाल लेकर, मैं समझ रही हूँ आप लोग किस ओर मेरा जा रहे टाइम हैं। लपक लेके राजेश्वर जी, मेरा मुझे कंक्लूड तो कर लेने दो भाई। अरे सॉरी। देखिए ऐसा होता है कि राहुल गांधी पर निर्ममता है जो भी हो, लेकिन तेजस्वी यादव भी तो जिम्मेदार हैं, अपनी सीट पे लाले पड़े हुए हैं। वहां तो राहुल गांधी नहीं गए ना, राघोपुर में। तो जब वहां लाले पड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं उनकी भी कमजोरी है कि कितना वो लोगों से मिलते हैं, कितना उनका जो है जुड़ाव है। वो अभी आज कहा बड़ा अच्छा, जनता दल यू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि बात तो करते हैं वो सामाजिक न्याय की, लेकिन वो कहते हैं हम लालूवाद के सिपाही हैं बजाय लोहियावाद के कहने के। बिल्कुल। तो लालूवाद की जब आप बात करोगे तो फिर जंगल राज आ जाएगा। तो ये जिम्मेदारी तो उनकी है ना कि कैसे उस जंगल राज के बैकेट से बाहर निकले और कैसे एमवाई के थ्रेशोल्ड से बाहर निकले, उसके लिए क्या काम किया उन्होंने। मैं अब यही सवाल लेकर जा रहा था। मैं बोला कि एक उपमा जो आ गई थी राहुल गांधी की, सर वो जिनके साथ कूदे थे, राहुल गांधी तो फिर भी 2-3 अपने विधायक लेकर बाहर निकल गए, साथ वाले तो बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, वो नीचे ही कूदे हुए हैं वीआईपी के उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार। और अब कुछ चेहरों की बात, जिधर इशारा कर भी दिया, तेजस्वी यादव, मैनिफेस्टो आप देखिए उसका नाम था तेजस्वी प्रण। प्रेस कॉन्फ्रेंस में या कोई पार्टी जनसुराज के बाद सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़ी आरजेडी, उसके नेता अपनी सीट के लाले फंसे रहें, कई राउंड तक पीछे चलते रहें। क्या सिर्फ राहुल गांधी पर ही वो बात केंद्रित हो जानी चाहिए? तेजस्वी यादव पर भी तो बात आएगी, और परिवार में भी सबको पीछे किया। ये चुनाव हर जगह से पॉलिटिकली पारिवारिकली अपने ऊपर ले गए थे। देखिए उत्कर्ष, बिहार के चुनाव परिणामों का हम विश्लेषण कर रहे हैं, और हुमा कुरैशी का बड़ा मशहूर अभी एक धारावाहिक हुआ है महारानी, जिसकी अगली किस्त भी आ गई है। उसमें एक बहुत बढ़िया संवाद है कि जिस दिन आपको लगने लगता है कि आप बिहार को समझ गए हैं, उसी दिन बिहार आपको झटका देता है। आज सबको दिया है, आज सबको तो जिसने ये समझा, लेकिन एक पोल डायरी वाला भाई जो भी है, मैं जानता नहीं हूँ इसके पीछे के विश्लेषक, उसने ही अकेले ने 209 दिया था, जिसको लेकर लोग सोच रहे थे कि यार ये पता नहीं होगा कि नहीं। जैसे वो एक्सिस माई इंडिया के गुप्ता जी ने 404 के पार करा दिया था, और जब 240 हुआ तो वो रोते रहे। लेकिन आज उस पोल डायरी वाले को जरूर हमको कहना चाहिए कि सबसे करीब कोई जा पाया है, बाकियों को अति उत्साह लग रहा था। तो ऐसे ही बिहार का मुझे वो संवाद जहन में रहेगा, क्योंकि वो पूरा जो सीरियल है OTT का, वो बिहार की राजनीति के इर्द गिर्द ही घूमता है। और उसमें अगर ये कहा गया है कि बिहार आपको झटका देता है, तो उस क्यों कहा गया है, ये अब आपको 2025 के परिणाम बहुत अच्छे से बता रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इन परिणामों में बहुत सारे संकेत छुपे हैं, और जो भी विश्लेषक और राजनीतिक इसको नहीं पढ़ पाएंगे। ये बात सही है, मैं सबसे पहले ही उसका जिक्र कर दूंगा कि सीधे सीधे खाते में पैसे डालने वाली जो राजनीति है, उसकी बजाय रोजगार देने वाली राजनीति ज़्यादा बेहतर होगी। लेकिन वो अब मध्य प्रदेश से निकलकर महाराष्ट्र और हरियाणा के रास्ते होते हुए बिहार में भी पहुंच चुकी है, और यह आज की सच्चाई है। और आने वाले चुनावों में ये कम होगी, ये सोचना गलत होगा, क्योंकि राजनेता अपनी किसी भी कीमत पर सफलता वाली जो तुरुप का इक्का होता है उसको छोड़ता नहीं है, लेकिन केवल उसको एकमात्र कारण मान लेना बहुत गलत होगा। जिन राजनीतिज्ञों के पास, पार्टियों के पास ज़मीन नहीं, और मैंने पिछले ही खबरों के खिलाड़ी का जो हमने आखिरी शो इस पे किया था, तब मैंने वो दुष्यंत कुमार जी को पढ़ा था, मैं फिर से पढ़ दूंगा कि तुम्हारे पाँव के नीचे ज़मीन नहीं है, और कमाल तो ये कि तुम्हें फिर भी यकीन नहीं है, और ज़मीन नहीं होने के बाद भी आप मच्छी गोता लगा रहे हो मच्छी पकड़ने के लिए। भाई साहब, ट्विटर से और तालाबों में गोते लगाने से और मैकेनिकों के घर जाने से चुनाव जीते जा रहे होते ना, तो बात बहुत अलग होती। वो ज़माना चला गया है। मेरे पास 3 ऐसे उदाहरण हैं, और मैं बिना नाम लिए कहूँगा। एक बड़ा युवा नेता जिसको अचानक किसी प्रदेश के महामंत्री का पद मिला, उसको शपथ भी लेने नहीं दी गई, और वो बिहार में रहा। एक उदाहरण जिसमें आप भी ज़मीन पर थे, एक विधायक चर्चित हैं, और एक सांसद 1.5 महीने से वहाँ थे, और उनको इजाज़त नहीं थी कि वो सीट पर हैं, ये वो बताएं और किसी पत्रकार को इंटरव्यू दें। और एक युवा बालक जो भारतीय जनता युवा मोर्चा इकाई में भर्ती हुआ है, और उसने कहा कि भैया दिल्ली आया हूँ। मैंने कहा क्यों? बोले भैया, मैंने कहा तेरा तो जन्मदिन है यार परसों। बोले नहीं भाई साहब, आदेश हो गया है, अब वहीं रहना है 1 महीने बिहार में। बिल्कुल युवा है।
ये राजनीति में प्रवेश हुआ है। ऐसे लोग जिस पार्टी के पास है और कैडर का इतना मान है, और उसमें ये भी है ना कि तुमको नहीं करना है तो हट जाओ, दूसरे हैं लाइन में लगे हुए। आपके पास तो आगे ही जो बूथ पे लोग लगाए हैं वो घर जाके सो जा रहे हैं, और एक पार्टी के पास ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अपना जन्मदिन छोड़कर, घर बार छोड़कर, नया मिले हुए पद की शपथ ग्रहण छोड़कर, वहाँ घर परिवार के छोड़कर वहाँ पड़े हुए हैं, और उनके पता है कितना वोटर एक के पास था? केवल 10 वोटर। जो बंदा 5 गाड़ी लेकर 1.5 महीने बिहार में पड़े रह सकता है, उसको अगर केवल 10 वोटर संभालना है, वो संगठन क्षमता लाइए, तब मच्छी गोता लगाइए। ना तेजस्वी सीखने को तैयार। हमारे यहीं पर मैं एक आखिरी उदाहरण दे दूंगा, क्योंकि इससे हमको बहुत गहरे चुनाव विश्लेषण में जाने की, मैंने आपको एक तो बता दिया वो संवाद जो महारानी सीरियल से आया है, मैंने आपको बता दिया जो पार्टी और संगठन के कार्यकर्ता किस स्तर पर जाकर काम कर रहे थे अपने राज्य, ये और ये सब बिहार के बाहर के लोग हैं जिनकी मैंने बात की, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हैं ज़्यादातर। और आखिरी उदाहरण एक ऐसे वोटर का है जिसका हमारे यहीं अमर उजाला से हैं, दरभंगा की वोटर हैं, उनसे कहा वोट, उन्होंने कहा कि नहीं हमने दिया ना बीजेपी को। आपके यहाँ कहाँ भी आपकी कमल पे लगाया? नहीं, कमल पे कहाँ लगाया, वो तीर पे लगाया। अगर वहाँ के वोटर के लिए, बीजेपी के कमिटेड वोटर के लिए भी बीजेपी का निशान तीर हो चुका है, तो उस गठबंधन के प्रति जो कमिटमेंट पैदा कर लिया गया है वोटर में, उसको समझने के बाद अब इस तस्वीर के पीछे के अर्थ समझना बहुत मुश्किल नहीं हो जाता। अगला सवाल आपका तैयार है? ठीक है, मैं अब अपनी जगह हम बदल लेते हैं और सवाल भी बदल लेते हैं। पूर्णिमा जी, जिस तरीके से आ रही हूँ सर, मैं आ रही हूँ सर, आएगा उसी क्रम को भी बदलते रहें थोड़ा सा। पूर्णिमा मैम, जैसा कि आपने शुरुआत में भी कहा कि आपने एक संकेत दिया कि ग्राउंड लेवल पर प्रॉब्लम तो है, मजबूत करने की बात है, यानी एक एक नेता 10-10 वोट के लिए बीजेपी ने जान लगा दी कि भाई हमें जो है जमीन पर उतरना है। अब जरा एक स्टेप और आगे चलेंगे, क्या इस पूरे जो नंबर्स हैं या जो पूरा इस वक्त स्ट्रक्चर पॉलिटिकली दिख रहा है, जो मैप दिख रहा है, उस हिसाब से इसे एक विपक्ष के लिए रीसेट माना जाए, या फिर ये माना जाए कि ये नकार दिया गया है पूरी तरह से? रीसेट तो कहीं से नहीं है, ये तो टोटल वाइप आउट है विपक्ष के लिए। तो झाड़ू जब लगाते हैं हम तो सारा कचरा इकट्ठा करके बाहर फेंक देते हैं। फिलहाल तो स्थिति विपक्ष के लिए वैसी ही है, लेकिन जो चीज़ हमें बहुत सीरियसली सोचनी पड़ेगी, क्या वाकई में स्थिति इतनी ख़राब थी जितनी कि आज होके आई है सामने? क्या वाकई में इसमें कहीं पर कोई हेरा फेरी कहीं नहीं है, किसी को कोई शक नहीं है? अगर चुनाव आयोग बहुत सारी चीज़ें जो हमें दिखाई दी और उस पर चुनाव आयोग आंखें मूंदे बैठा रहा, जो काफ़ी ब्लेटेंटली दिखाई दी हैं, उनके देश भर में बीजेपी के कार्यकर्ता, कोई दिल्ली से जाके वोट कर रहा है, कोई यूपी से जाके वोट कर रहा है, दिल्ली के वोटर इलेक्शन में भी उसने वोट किया है, हरियाणा से जाके लोग वोट कर रहे हैं, लोगों को भर भर के ले जाया जा रहा है। ये सारा कुछ अगर चुनाव आयोग ने देखा होता, और जब मैं मैनेजमेंट की बात कर रही थी तो इस मैनेजमेंट की भी मैं बात कर रही थी कि ये सारा कुछ अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर देखता और उसको रोकने की कोशिश करता तो शायद परिणाम अलग होते। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि महागठबंधन जीत जाता उस सिनारियो में, लेकिन कांटे की टक्कर जो थी वो हो सकती थी। लेकिन चुनाव आयोग तो देख के अनदेखा करता रहा, सुन के अनसुना करता रहा। उसने कहीं पे हमें कोई करेक्टिव मेजर लेते हुए हमें नहीं दिखाई दिया। जो पैसे बांटने की घटना है, ठीक है, उनकी पॉलिसी पुरानी थी, लेकिन चुनाव के ठीक अगले दिन खाते में पैसे जा रहे हैं, इस चीज़ को डिले किया जा सकता था, इस चीज़ को रोका जा सकता था। उस पर चुनाव आयोग बिल्कुल आंखें मूंदे बैठा रहा। तो इसलिए मैंने चुनाव आयोग का और ज्ञानेश कुमार का नाम लिया था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि हम मान के चल सकते हैं कि आचार संहिता का धड़ल्ले से उल्लंघन हुआ और चुनाव आयोग ने उसकी अनदेखी की है। दूसरा, हम ये जो तेजस्वी और राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी पे पूरा ब्लेम दे देना और बाकी सबको बिल्कुल क्लीन चिट देना कि ये सब राहुल गांधी की वजह से हुआ है, थोड़ा ये एक्सेसिव हो जाएगा। क्योंकि गठबंधन में जो एक सबकी एकता दिखाई देनी चाहिए थी वो दोनों तरफ से नहीं दिखाई दे रही थी। कांग्रेस तो पीछे उसमें पिछड़ ही गई थी। बाकी जो गठबंधन के भी साथी थे, महागठबंधन के, एक जो बिल्कुल यूनिफाइड फेज था वो हमें नहीं दिखाई दे रहा था। कैंपेनिंग के लास्ट फेज में जो एक कंधे से कंधा मिला के खड़े होने की बात होती है वो हमें नहीं दिखाई दी। ये तो बिल्कुल सच है। और इसमें अगर कांग्रेस को ये हिचक थी कि तेजस्वी का नाम नहीं अनाउंस किया जाए, तो मुझे लगता है कि उसमें तेजस्वी को इतना अपने आप को नाम डिक्लेयर करके सीएम चेहरा घोषित कर देने से बचना चाहिए था। माना तो हर कोई मान के चल रहा था कि तेजस्वी ही चेहरा होंगे, लेकिन अगर उनका नाम नहीं घोषित किया गया होता तो शायद वो जंगल राज का बैगेज जो है, जो एक उनके ऊपर चस्पा हुआ पड़ा है, वो थोड़ा ब्लंट हो जाता।
अगर कांग्रेस की बात वो मान के कहते कि नहीं हम गठबंधन में सब साथ लड़ रहे हैं और हम बाद में देखेंगे, तो थोड़ा जंगल राज वाला अटैक थोड़ा सा वो कुंद हो जाता। ये तेजस्वी की समझ में नहीं आई बात। तो गलतियां तो बहुत सारे लेवल पे हुई हैं, अब उन गलतियों का आज नहीं है समय, आज उसका एनालिसिस करने का समय नहीं है। आज तो हमको मैं अजय सर आपके पास आता हूँ और बहुत देर सिर्फ इस बारे में बात नहीं करना चाहिए कि कोई मैच क्यों हारा, बात इस पर भी आना चाहिए कि कोई किसी को कोई क्यों जीता। मैं बिहार में था और वहां पर एक चीज समझ आई कि नीतीश कुमार पर विपक्ष के 3 तरीके के अटैक थे। दूसरों से चल रहे हैं, भूजा पार्टी फैसला कर रही है और स्वास्थ्य ठीक नहीं है। व्यक्तिगत करप्शन से लेकर व्यक्तिगत आचरण पर कोई आरोप नहीं। क्या नीतीश कुमार पर जब अटैक करना शुरू किया, स्लो हो गए, कुछ हो गए और उसके बाद वो एक बार निकल जाते हैं 500 किलोमीटर की यात्रा करने, क्या उसने बिहार का पूरा मोमेंटम बदला है? क्या नीतीश कुमार पर सवाल और उसको जिसको भाजपा ने कोर्स करेक्शन कर लिया, जब ये कहा कि विधायक चुनेंगे उसके बाद उन्होंने कह दिया कि नहीं नेता है, वैकेंसी खाली नहीं है, क्या नीतीश कुमार सबसे बड़े विक्ट्री विनर होकर निकले हैं? ये तो पहले दौर की अपनी बातचीत में भी मैंने कहा कि ये नीतीश कुमार की मेहनत है, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। लेकिन कुछ और सवाल खड़े होते हैं चुनाव में। चुनाव आयोग को दोष देना, जो लोग चुनाव की प्रक्रिया नहीं जानते वही ये दोष लगा सकते हैं और उनमें राहुल गांधी भी शामिल है। चुनाव में जब वोट बनाए जाते हैं तो हर राजनीतिक दल का एक ब्लॉक लेवल का एजेंट होता है जो बीएलओ को सपोर्ट करता है, बीएलओ के साथ होता है। वहाँ पर वो ऑब्जेक्शन कर सकता है कि ये वोट गलत बन रहा है, ये यहाँ का व्यक्ति नहीं है। फिर उसके बाद जब चुनाव होता है तो बूथ के अंदर हर पार्टी का एक एजेंट होता है और हर बूथ में 1000 से 1200 तक वोट होते हैं और बूथ का एजेंट वो बनाया जाता है जो सब वोटरों को जानता है। वोट जब डाल रहा है व्यक्ति तो क्या वो ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता? ये रूल है कि ऑब्जेक्शन कर सकता है। तो फिर वोट चोरी कहाँ से हुई? मुझे वोट चोरी का कंसेप्ट ही समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इतने सारे एजेंट, हर पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट, चलिए 4 पॉलिटिकल पार्टीज बैठी हैं, एक व्यक्ति उसको नहीं जानता, दूसरा जानता होगा, तीसरा जानता होगा, चौथा जानता होगा। वोट चोरी का कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। 0% वोट चोरी हिंदुस्तान में होती है। लोकतंत्र हमारा, वोटिंग प्रोसेस हमारा इतना मजबूत है कि इसको कोई आरोप लगाने को लगा सकता है लेकिन साबित नहीं कर सकता। एक बात। दूसरी बात, विनोद जी से मैं थोड़ा डिफर करूंगा। विनोद जी ने कहा कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने में देरी हुई। मुझे लगता है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री घोषित करने से ही महागठबंधन की इतनी बड़ी हार हुई। महागठबंधन की इतनी बड़ी हार का कारण तेजस्वी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करना है। अगर राहुल गांधी की बात मान ली होती और ये प्रोजेक्ट नहीं किया होता तो शायद जैसे एनडीए ने अपनी रणनीति बनाई थी वही रणनीति अगर इनकी होती तो शायद कड़ा मुकाबला हो सकता था। मामला कुछ ठीक हो सकता, मामला कुछ ठीक होता। हाँ, क्योंकि नाम भी आ गया तो सवाल आप ले लीजिए। हाँ, जवाब लेने में जा रहा हूँ जी। विनोद सर, 2 नाम जो कि मुझे लगता है कि महागठबंधन के दुश्मन के तौर पे खासतौर से इस चुनाव में लिए जाएंगे, प्रशांत किशोर और असदुद्दीन ओवैसी। क्या ये समझें कि महागठबंधन का पूरा वोट, उनकी सीटें भली ना आई हो लेकिन वोट कटवा तो वो साबित हुए? देखिए, ओवैसी के बारे में तो कह सकते हैं क्योंकि सीमांचल के 15 सीटों में लड़े चुनाव, तो वो तो उनका तो मतलब मुझे, लेकिन प्रशांत किशोर का बहुत कम वोट आया है, 3-3.5% वोट ही के आसपास आया है, बहुत आंकड़े नहीं आए हैं। तो प्रशांत किशोर बहुत ज़्यादा वोट काट पाए हैं। उनके बारे में तो भी कहा जा रहा था कि वो एनडीए का वोट भी काट रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो किसी का वोट काट पाए हैं। थोड़ा बहुत तो निर्दलीय उम्मीदवार भी काट लेते हैं। भाई 200 सीटें अगर आप लड़ेंगे और आपका 3% वोट आएगा तो कोई बहुत ज़्यादा वोट नहीं माना जाएगा। तो ओवैसी के बारे में मान सकता हूं कि सीमांचल पे कांग्रेस को बड़ी उम्मीद थी कि सीमांचल में इस बार महागठबंधन अच्छा करेगा, लेकिन ओवैसी के अलग लड़ने से, और वो जो मुद्दा उठाया ओवैसी ने कि जब इनको साहनी को उप मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया, मतलब सरकार बनी नहीं और 1 सीट 7 सीटें 10 सीटें लड़ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री घोषित करवा लिया। पहली बार उप मुख्यमंत्री घोषित करके चुनाव लड़ा गया है। मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तो घोषित किया जाता रहा है, हालांकि वो भी संसदीय प्रणाली में नहीं है, लेकिन अब वो भारत में बन गया है चलन। लेकिन उप मुख्यमंत्री भी घोषित करने लगेंगे, फिर विधानसभा अध्यक्ष भी घोषित करने लगो कुछ दिनों बाद कि हमारा विधानसभा अध्यक्ष होगा। हाँ, तो और कुछ अति उत्साही तो कह देंगे लीडर पोजीशन हमारा होगा, बजाय सोचे कि लीडर पोजीशन कौन होता है। तो इसका तो कोई, और मुकेश जी तो 1 सीट भी नहीं जीत पा रहे हैं। वो बम्बई में काम करते हैं, अपना फिल्मों में वो सेट वेट बनाते हैं, वो बिहार की राजनीति करना चाहते हैं। तो लोग इतने, उनका जो वोटर है, जो सो कॉल्ड जिसका मल्ला पुत्र अपने आप को कहते हैं, सन ऑफ मल्ला, वो उसका ज़्यादा वोट तो एनडीए को गया है, क्योंकि वो परंपरागत एनडीए का वोटर है। वो ईबीसी जो है वो एनडीए का वोटर है, और किसी एक नेता के उभरने से एकदम से वोट नहीं पलटता है जब तक आप उसके साथ अपना कम्युनिकेशन वैसा ना करें। तो वो
उससे जो है जो मैसेज गया कि भाई 17% वाले को तो कोई पूछने, या तो आप घोषित मत करते किसी को, खाली तेजस्वी घोषित करते, उससे दलित भी नाराज हुआ कि दलित भी आपने घोषित नहीं किया। एक आपने मल्ला को ज़बरदस्ती दबाव में आके घोषित कर दिया, मुसलमान घोषित नहीं किया, तो माया दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। तो दलित भी नहीं मिला, मुसलमान भी बट गया जो आपका कोर वोटर था, और मल्ला वैसे ही आपको नहीं मिले। तो साहनी जी जो है, वैसे साहनी का अर्थ होता है सारथी, समझे, और उस साहनी जी ऐसे सारथी साबित हुए हैं कि वो जो है नाव चलाने के बजाय नाव डुबो ही दी उन्होंने। जी, अब आप बहुत देर से जवाब भी देना चाह रहे थे। हाँ उत्कर्ष जी, सभी ने सारे ही हम मेरे सारे सीनियर्स ने एक बात बोली कि मैं राहुल गांधी जी की जरा कुछ ज़्यादा आलोचना कर जाता हूँ शायद। उन बिल्कुल करिए, नहीं, आपका प्यार है स्नेह वो उनके प्रति। हाँ, और राजकिशोर जी स्नेह ने है उसको उनके प्रति। ज़्यादा अच्छा टर्म दिया कि मैं थोड़ा निर्मम हो जाता हूँ उनके। टर्म अच्छा भी लग रहा है, निर्मम होना। नहीं, तो इसमें मैं कहना चाहूँगा, देखिए उत्कर्ष जी, जिस समय राहुल गांधी जी 2004 में एक्टिव पॉलिटिक्स में उन्होंने वो उतरे, उस समय हाँ मेरे ख्याल से उनके खुद से ज़्यादा खुश मैं था। उससे उसका एक कारण है, क्योंकि भारतीय राजनीति में मुझे जैसे, और मैं अकेला नहीं था, मेरे जैसे शायद करोड़ों लोग रहे होंगे जिन्होंने ये सोचा कि अब भारतीय राजनीति शायद अब उन लोगों के हाथों में जा रही है कि जिनके पेट भरे हुए हैं, जिनके पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, जिनके पास ग्लोबल एक्सपीरियंस, वो चीज़ें लेके देश में आएंगे जो पहले कभी सोची नहीं गई थी। राहुल गांधी जी की परफॉर्मेंस उसके विपरीत रही। हुआ क्या कि वो भी जो जाति धर्म की राजनीति में उन्होंने जो यहाँ के जो देसी खिलाड़ी थे उनको भी मात कर दी। तो अच्छा, अब इस देश का दुर्भाग्य ये है कि अगर हमारे पास सरकार में बीजेपी है तो मतलब ये जो राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही होनी है। अगर आपको एक विपक्ष चाहिए तो कांग्रेस होगा या बीजेपी होगी, ये दोनों ही होंगे। इसके अलावा तीसरी पार्टी आरजेडी केंद्र में कोई विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकता, ना समाजवादी पार्टी निभा सकती, यही दोनों दल रहेंगे। अगर आपके पास जो सबसे बड़ा इस परिवार, और कांग्रेस की विडंबना यह है कि जो नेता होगा वो इसी परिवार का होगा। अगर पीएम मनमोहन सिंह जी होंगे तो सुपर पीएम राहुल गांधी होंगे, अगर खड़गे जी अध्यक्ष होंगे तो सुपर अध्यक्ष राहुल गांधी जी होंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर राहुल गांधी जी पार्टी को नहीं जितवा पा रहे हैं, देश को सक्षम विपक्ष नहीं दे पा रहे हैं, तो अगले हमें उम्मीद करनी पड़ेगी कि जो प्रियंका जी का बेटा है, जिस दिन वो राजनीति में आएगा रेहान, उसी दिन हमें जो है प्रॉपर विपक्ष मिलेगा, नहीं तो हमें नहीं मिलेगा। और शायद उसकी तैयारी हो भी चुकी है। पिछले एक डेढ़ साल पहले, 2 साल पहले, वो पहले रेहान वाड्रा होता था, अब उसका नाम चेंज हो गया है, रेहान राजीव गांधी हो गया। तो एक नए राजीव गांधी को लॉन्चिंग की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो एक नए गांधी की तैयारियां शुरू हो चुकी है। अब मैं अगर इस चुनाव की बात करना चाहूंगा कि जब मैंने ओपनिंग सबसे पहले आपने मेरे से ही करी थी तो जब मैंने कहा था कि राहुल गांधी जी ने जो मैसिव जो बम्पर जीत है वो तेजस्वी के हाथ से छीन के एनडीए को गिफ्ट कर दी। इसको देखिए, कहने के पीछे मेरा रीज़न था, उसको मैं एलैबोरेट कर दूं। आप एक काल्पनिक सा एक मामला ले आए कि वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो गई जी, बहुत बड़ी, पता नहीं कहाँ से चोरी, किसकी जेब से, किसकी जेब से कट गई, कहाँ चोरी हो गई, कुछ पता ही नहीं चला। उनको एक उनका काल्पनिक उन्होंने चोरी कर ली। अब 2019 में इन्होंने एक वो जुमला लाए थे, चौकीदार चोर है, बुरी तरह हारे। मेरे ख्याल से वो शायद कांग्रेस की सबसे कम सीटें रही होंगी उस समय। उसके बाद क्या हुआ, वो उससे उन्होंने सबक नहीं लिया। अच्छा, राहुल गांधी जी के साथ सबसे बड़ी अच्छाई ये है, वो अपनी हार से सबक नहीं लेते, उसी के ऊपर वो और भी बिल्ड करते। नहीं, कह गए वो अच्छा ही कह गए। मैं अच्छा बुरा तो एक सेकेंडरी चीज़, देखिए वो अच्छा एनडीए के लिए हो सकता है, वो देश के लिए अच्छा नहीं है, वो हमारे आपके लिए अच्छा नहीं है। अब क्या हुआ, इस बार उन्होंने नया लिया है, वोट चोर गद्दी छोड़। जब आपको ये पता है कि भारत का मतदाता निगेटिव राजनीति पसंद नहीं करता है तो आपको इससे बचना चाहिए था। नंबर 1 यहाँ तक आया। अब आपने एक वोट अधिकार यात्रा निकाल दी और पूरा ये स्लोगन आप पूरे प्रदेश में लेके घूमे। उसमें क्या किया आपने, जिस समय तेजस्वी को चुनाव प्रचार में लगना चाहिए था, ग्राउंड पे जाना चाहिए था, लोगों से मिलना चाहिए था, आपने उसको बुलेट चलवा रहे हैं, आप उससे हेलमेट लगवा के स्टंट करवा रहे हैं, आपने उनका टाइम वेस्ट कर दिया।
उसके बाद क्या हुआ, सीटों के बंटवारे को लेकर आप नाराज होकर चले गए विदेश। अब वहां पे तेजस्वी चुनाव प्रचार की जगह सीटों के बंटवारे पे लगे हुए हैं। उसके बाद जी आया कि मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा, तो तेजस्वी ने अपने आप को अनाउंस कर दिया। उसके बाद तेजस्वी फंसे रहे, उप मुख्यमंत्री कौन होगा। अब राहुल गांधी जी विपक्ष विदेश में घूम रहे हैं या अपना, उस समय इन्होंने कोई एक नया कुछ ढूंढा था, कुछ किया था उन्होंने, वो अपना जैसे उनके अपनी लाइफ स्टाइल रिलेटेड चीज़ें हैं वो करते रहते हैं। तो उसके चक्कर में हुआ क्या, तेजस्वी को जो काम ग्राउंड पे करना चाहिए था वो राहुल गांधी जी के द्वारा क्रिएटेड जो चीज़ें थी उसमें वो उलझे रहे। इसी बीच एनडीए ने क्या किया, बड़ी स्मार्टली जंगल राज को जो नैरेटिव बनाया, और उस समय तेजस्वी को उसे जो ब्रेक करना था वो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुसलमान, दूसरी चीज़ों में उलझे रहे। जिस समय करप्शन का नैरेटिव बना, आप उसको करप्शन की से लड़ने की जगह आप क्या कर रहे हैं कि आप उन चीज़ों से लड़ रहे हैं जिसमें आपको पढ़ना ही नहीं था। तो मैंने इसलिए जो मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट था कि ये जीत इनके हाथ से छीन के गिफ्ट कर दी गई, और उसकी दूसरी तरफ एनडीए बहुत सिस्टमेटिक तरीके से कि पीएम मोदी लीडर हैं और नीतीश कुमार एक तरह से वहाँ के लोकल उसको जो है मतलब एक विजेता के तौर पे उनको प्रेजेंट किया गया। कौन नेता है, कौन सीएम है, कौन डिप्टी सीएम है, कोई कुछ पता ही नहीं। ये होता क्या ना कि हम लोग, वही जो मैं कहा कि आपका प्रेम इतना है कि हम एक नेता पर आकर फंस जाते हैं। लेकिन सर मैं आपसे, राजपूत साहब आपसे सवाल है वो ये कि कई चेहरे इस जीत में और हार में, दोनों ही पक्षों में कई चेहरे हैं। वो प्रेम है कि खींच खींच के एक चेहरे पर ले जा रहा है। एक चिराग भी बहुत बेहतर जला है इस बार बिहार के चुनावों में। वो जो रोल, खुद को हनुमान बोला, वो जो विनिंग स्ट्राइक की 29 सीटें, जिन्होंने पिछली बार नीतीश कुमार को मजबूर किया कि वो पाला बदलें, उन्होंने इस बार सेहरा बांधने का काम भी किया। फिर से नीतीश, शायद चिराग ने बड़ी जोर से कहा है, कहना पड़ा उनको, कहना नहीं चाहते थे, लेकिन कहना इसलिए पड़ा क्योंकि जब अमित शाह ने डांट लगाई, आपको कहानी पता है। लेकिन यहाँ पर मैं वही कह रहा हूँ ना कि पूरे चुनाव की कमान भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ में ले रखी थी। अमित शाह वहाँ पर न्यूक्लियस में थे और उनको ये कहना था, बताना था, जिस प्रबंधन की बात, मतलब पूर्णिमा जी ने 2 तरीके के प्रबंधन की बात की। दूसरे प्रबंधन के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये जो पहला प्रबंधन है जो चुनाव में करना आवश्यक होता है, उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो वो उन्होंने इंश्योर किया कि आपस में गठबंधन में कहीं पर भी लठबंधन का कोई भी सूत्र बाहर ना जाए, एकता दिखाई पड़े, और वो उन्होंने इंश्योर किया। लेकिन देखिए, अंकगणित बहुत महत्वपूर्ण होती है चुनाव में। यहाँ पर नीतीश और मोदी एक और एक मिलकर 11 हो रहे थे, और वहाँ पर कभी +1 होते थे, कोई -1 होता था तेजस्वी, तो एक दूसरे को 0 करते दिखाई पड़े। तो मैं फिर कह रहा हूँ ये एक बड़ा फर्क था। लेकिन ये जिस तरीके का मैंडेट है उत्कर्ष, इसको देखिए मानना पड़ेगा कि निश्चित तौर पे जो हमें दिखाई पड़ रहा था, बात हो रही थी कि नीतीश के प्रति जो कृतज्ञता भाव है, और मोदी ने जिस तरीके के सपने दिखाए हैं, और सपने दिखाने से पहले कुछ धरातल पर कुछ चीज़ें उतारी हैं, वो दिखाई पड़ी हैं। इसको कोई माने या ना माने, उनके जो तमाम जो मुखर आलोचक थे वो भी इस बात को मानते थे, आरजेडी के तमाम लोग थे। मैं आपसे बताऊं कि कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, नाम नहीं ले सकता मैं, उन्होंने कहा कि देखिए एक बात तो माननी पड़ेगी कि जब हम पहले आते थे और अब आ रहे हैं तो इसका फ़र्क साफ साफ दिखाई पड़ता है। अब इस फ़र्क को कैसे आप मिटा पाएंगे, झुटला पाएंगे? और बोले 10,000 खाते में गए हैं, इसको कैसे आप झुटला पाएंगे? तो ये बात सब लोग मान रहे थे। और फिर मैं कह रहा हूँ कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बात और समझ में आ रही कि जाति और धार्मिक जो तमाम मिथक हैं, हम बार बार वहाँ से कह रहे थे तमाम मिथक टूटते दिखाई पड़ रहे हैं, तो वो मिथक यहाँ पर टूटे हैं, साफ साफ तरीके से देखें। और फिर कह रहा हूँ इस बार प्रत्याशियों से हिसाब किताब मांगा जा रहा था। अब जैसे सपोज करिए मोकामा में अनंत सिंह जीत गए हैं, लेकिन वहाँ का तमाम जो युवा था वो इस चीज़ से ना इत्तेफाकी रख रहा था कि भाई ये क्या, बड़ी मुश्किल से तो हमारी जो है बाहुबलियों के राज से मुक्ति मिली थी और फिर से वो सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अब वहाँ पर आप देखें कि यादवों ने एक भूमिहार को वोट दिया। आप अच्छा माने या बुरा माने, ये कभी हो सकता था क्या वहाँ पर? और तेजस्वी यादव ने कितने भूमिहारों को टिकट दे दिए, ऐसा मान सकते थे क्या आप? लेकिन ये सब चीज़ें टूट रही हैं। तो मुझे लगता है कि जो नया बदलता बिहार है, इसको समझना पड़ेगा। तेजस्वी यादव या राहुल गांधी ने शायद पुरानी राजनीति करने की कोशिश की, और जो नए बिहार के लोग की अपेक्षाएं हैं, जो चाहते हैं कि हम वाकई साथ रहे। और दूसरी बात और है, प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसा कैरेक्टर हैं, जब वो भारतीय जनता पार्टी में वहाँ पर गुजरात में उनके खिलाफ जो तमाम लोग, केशुभाई पटेल लोग और गोवर्धन झड़पिया वगैरह आते थे, तो कहते थे भैया उनके आप मत छापोगे, हम उनके खिलाफ आए, आप उनको बुरा मत कहो। आप जैसे उनको बुरा कहते हो वो और ताकतवर हो जाते हैं। मौत का सौदागर कहा सोनिया गांधी ने, चुनाव पूरा पलट गया, जीत कर आए वो। आपने कहा कि चौकीदार चोर है,
मोदी जीत कर आए। इस तरीके की नकारात्मक राजनीति, और खास तौर से जिस आदमी का एक ऐसा पूरा कैरियर चला रहा हो जो डिलीवर करता चला रहा हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। प्रतीकों का महत्व है भारतीय राजनीति में, लेकिन सिर्फ प्रतीकों से आप ये सोचें कि कोई पेट भर जाएगा। झूमर जो है ना, वो तब लगता है जब घर बन चुका हो, दीवारें खड़ी हो चुकी हो, नींव होनी चाहिए। मुझे लगता है कि उस तरफ काम नहीं हो रहा है। तो ये एक तो मुझे लगता है कि वाकई आत्ममंथन का दौर है। मैं आपकी इस बात से अनुराग जी की बिल्कुल सहमत हूँ। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, इतना कमज़ोर विपक्ष हो जाए। और मैं फिर कह रहा हूँ कि फिर वही बात कि भाई देखिए, वोट चोरी हो गया। वोट चोरी नहीं हो गया, वोट आपने खो दिया है। और वहाँ पर हम लोग वाकई घूमे हैं, हम लोगों ने बहुत लोगों से बात की है। तो नेताओं को छोड़ दीजिए, वोट चोरी कोई मुद्दा नहीं। भाई वोट मेरा अगर कटेगा तो मुझको पता होगा ना कि मेरा वोट कटा है, कितने लोग आए। अपवाद नियम नहीं होते हैं। आप कुछ 2-4 अपवाद लेकर आ जाए और कह दें कि ऐसा ही होता चला रहा, ऐसा होता नहीं है। और वहाँ पर दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी कि नीतीश कुमार के साथ में अब एक चीज़ समझ में आ रही कि मुस्लिम मतदाता भी निश्चित तौर पर गया है, निश्चित तौर पर गया। ये मैंडेट ऐसे नहीं आ सकता है। और ये लोग और तो जाने दीजिए, यादव गए हैं सीमांचल में, वैसे भी यादव जो है वो वहाँ पर हिंदू बनकर वोट करता है, वो वहाँ पर माई हट जाता है। तो ये जो पूरे, भाई इसका एनालिसिस हम लोग करेंगे, लेकिन ये चीज़ देखनी पड़ेगी, गलत जो रणनीति है ना, और जो गलत सोच है। और मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत नकारात्मक राजनीति की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो दिक्कत है। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने नकारात्मक राजनीति की थी, लेकिन उससे पहले एक सपना दिखाया था कि हम ऐसा करेंगे। आप सिर्फ जो है गाली दे रहे हैं, आपके पास समाधान नहीं है। बिल्कुल ये समस्या है। अब मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा बिहार के जो सियासी बिसात है या राजनीतिक जो नक्शा है उस पर थोड़ी सी बात कर लें। अब तक हमने देखा है कि बीजेपी हमेशा से एक अम्ब्रेला के नीचे दिखाई पड़ रही है जेडीयू के। अब इस वक्त जो स्थिति दिखाई पड़ रही है, क्या ऐसा संभव है कि एनडीए बिना नीतीश के भी अब सरकार बना सकती है? आंकड़े तो यही कह रहे हैं, और बड़े दिलचस्प आंकड़े हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी और एलजेपी मिलकर भी सरकार बहुत अच्छे से बना सकते हैं, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं, ये तय है, क्योंकि नीतीश का चेहरा बड़ा रहा और सामने रहा। दूसरा, 12 सांसदों का टेका अभी भी केंद्र में लगा हुआ है, और 240 वाला दर्द अभी तो सालता रहेगा। अभी नीतीश को हटाना बस की बात नहीं है भाजपा के, तो साथ रखा जाएगा, लेकिन हाँ, कितने समय तक, ये सवाल भविष्य के गर्त में है। 2 साल 3 साल या इसी विधानसभा में क्या बदल दिया जाएगा? विनोद जी अभी कहीं और जाना था, शो में नहीं है साथ में, लेकिन वो मुझे कह रहे थे कि शायद इसी विधानसभा में ऐसा संभव है कि उनको बदल दिया जाए। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति में नहीं है, तो उनको नहीं बदला जाएगा। चेहरे की कमी है, मजबूरी है। नीतीश की जो हम बात कर रहे हैं कि वो जगह जगह गए, अपनी बीमारी और जो जितनी भी तस्वीर सामने आ रही थी, उनके जो कुछ ऐसे घटनाएं, ऐसे हादसे हम कह सकते हो गए, विधानसभा के भीतर बोल दिए, चुनावी मंच से कुछ बोल दिए, राष्ट्रगान के समय के वो सारे वीडियोस को उन्होंने, आप देखिए पूरे चुनाव प्रचार में एक ऐसा विजुअल, एक ऐसी चीज़ नहीं आई जिसकी वजह से आप उस चीज़ पर उंगली उठा सके और चुनाव का सेंट्रल मुद्दा वो हो जाए। मैं कहता रहा खबरों खिलाड़ी में कि बस पूरा का पूरा एनडीए ये प्रार्थना कर रहा होगा कि ऐसा कोई सेल्फ गोल नहीं हो जाए नीतीश के हाथों जो बनी बनाई। इस चुनाव में 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो एनडीए सारे घटक दलों ने, खास तौर पर मोदी शाह की जोड़ी ने, देखिए जेपी नड्डा इस बार आपको भाजपा अध्यक्ष होने के बाद भी पूरे उस तरीके से मजबूती से तो नहीं दिखे। अमित शाह पूरी तरह से फ्रंट फुट पर खेले, जिनको शुरू से चाणक्य कहा जाता रहा है, और उनके हाथ में उस तरह का फ्रीडम दिया गया। जिस तरह की चुनावी राजनीति वो करते हैं, एक एक गहराई तक उतरना, एक एक पन्ने, एक एक वोटर, एक एक उम्मीदवार की कुंडली खोलना, उनके हाथ में दिया गया। क्यों दिया गया? उनको मालूम था ये चुनाव कठिन है, इतना आसान नहीं है। 20-20 साल के बाद भी सत्ता विरोधी लहर जो भारतीय राजनीति का एक अविभाज्य अंग रही है, और लालू प्रसाद यादव ने जब भी बोले, कम बोले, क्या कहा मंच से, रोटी पलटने का वक्त है। अरे भाई, रोटी पलटे जाने की स्थिति में तो दूसरी तरफ की रोटी सीख कर हम खा पाएंगे, ये तो भरोसा हो, तब रोटी पलटेगा ना। इस चुनाव का ये संदेश है कि रोटी पलटने वाला जो मिथक रहा या परंपरा रही, वो परंपरा जो है, वो परंपरा भी अब टूट रही है, वो परंपरा अब खत्म हो रही है। क्यों खत्म हो रही है? कि रोटी को आप पलटने जाने की स्थिति में तब लाओगे जब मजबूती होगी ना। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर हो सकती थी, लेकिन नहीं हुई। बिहार में अगर महागठबंधन सबसे मजबूत स्थिति में कभी हो सकता था तो वो इस वक्त हो सकता था। शुरुआती तैयारियां ठीक थी। सबसे कमजोर विकेट पर अगर एनडीए खेल रही थी तो वो इस वक्त खेल रही थी, जैसा कि हरियाणा में हुआ। 10 साल मुझे लगता है आरजेडी को वापसी। हरियाणा में कांग्रेस की जीत के लिए मंच सजा हुआ था। आपने अपनी परोसी हुई थाली दूसरे के सामने प्रस्तुत कर दी।
गाली दे हरियाणा का अपनी मजबूती का हुनर बना लेना, मतलब ताकत बना लेना, ये हुनर भी भाजपा के पास था। अच्छे खिलाड़ी की यही पहचान होती है कि वो जानता है। भाई महिला विश्व कप हम अभी जीते, साउथ अफ्रीका की कैप्टन ने क्या कहा, हम सबकी बॉलिंग को लगातार वीडियोस देख के स्टडी कर चुके थे, लेकिन शेफाली की बॉलिंग के लिए हम तैयार नहीं थे। अच्छा कैप्टन कौन होता है? जो रणनीति ऐसी बनाता है कि यार मैंने पुराने सारे बॉलर जो अभी तक पूरे चैंपियनशिप में यूज हो रहे थे उनके वजह एक नए बॉलर को देते, वो अच्छी बॉलर नहीं है, मगर उसकी स्ट्रैटेजी के लिए आप तैयार नहीं थे। ऐसे ही स्ट्रैटेजिक चूक जब होती है ना, तब आप फिर कितने भी एक्सक्यूज दे दो। मैं मानता हूं कि यह चुनाव वो था जहां 5 से 6 महीने पहले तक रोटी पलटी जा सकती थी। आपने उस मौके को नहीं, यही हरियाणा में भी हुआ है। ठीक, इसमें रोटी पलटने की जरूरत ही नहीं पड़ी, दोनों तरफ पक जाती है। दूसरे के लिए रोटी वो लिट्टी तैयार हो गई, हटा के तंदूर लगा दिया कि दोनों वैसे भी वहां लिट्टी खाते हैं ना। उत्कर्ष कई देर से वो महिला वाला सवाल पूछने को थे कि वो मध्य प्रदेश कहीं बिहार में भी तो नहीं दिख गया, लंबी कतारें। मैं और जोड़ना चाहता हूँ वो ये कि जाति वर्ग की बात हो रही है, आपने महिलाओं का ठीक कहा, जो राजकिशोर जी भी कह रहे थे, अनुराग जी ने भी कहा जी, जो आपने कहा कि यादवों ने सीमांचल में वोट किया, कि मैं कहता हूँ एक ऐसा वर्ग उभरा है दरअसल जिस वर्ग ने जाति की इस दीवारों को और धर्म की दीवारों को भी बहुत तगड़े हथौड़े के साथ तोड़ा, और वो है महिला वर्ग। महिलाएं यादव बनकर, मुस्लिम बनकर, पिछड़ा बनकर, अगड़ा बनकर वोट देने नहीं गई। इस मिथक को ज्यादा तोड़ा है महिलाओं ने, 71-72% का यहां भी उनका वोट रहा। तो ये जो 57% की पिछले साल की वोटिंग से हम 66.90 पे गए हैं, 9.5% का अतिरिक्त वोट पड़ा है उसमें। अब आप कहने वाले कह सकते हैं 10,000, और मैं मानता हूं कि उसका भी योगदान है, लेकिन और बहुत सी जगहों पर उसका योगदान नहीं भी होने के बावजूद आप देखिए जब 3 तलाक का मुद्दा हुआ और उसको कानून बना के हटाए, मुस्लिम महिलाओं ने भी मोदी जी की तारीफ की है, चाहे वो खुलेआम ना कर पाए। तो जब महिला एक ऐसी आधी आबादी बनकर, इस देश की वोटर आबादी बनकर उभर रही है जो अपनी जाति से हमने कैमरों पर, आपके कैमरों पर लड़ाइयां देखी हैं जहां पर घर की महिलाएं कुछ और कह रही हैं, पुरुष कुछ और कह रहे हैं। और उसके बरक्स में उस तस्वीर पर भी ले जाना चाहूंगा जिसका मैंने जिक्र, युवा खुलेआम हमारे अमर उजाला के इसी माइक आईडी पर ये बोल चुके हैं कि हमको जितना विकास चाहिए नहीं मिला, हमारे शहर में अस्पताल नहीं बना, हमारे यहाँ कॉलेज नहीं बना, हमें जिस तरह की कॉलेज यूनिवर्सिटी चाहिए नहीं बनी, रोजगार। लेकिन क्या इसके लिए हम तेजस्वी पर भरोसा करेंगे? स्पेसिफिक सवाल था, एक जगह सुमित का और 2-3 जगह उत्कर्ष का, और उन्होंने कहा नहीं, इस सब के बावजूद हम तेजस्वी पर भरोसा नहीं कर सकते। और जब आप ये भरोसा कायम नहीं कर पाते हो ना, तो अपनी सीट बचाना भी मुश्किल हो जाता है। कोई और कुछ ऐड करना चाह रहा था जी? आप दोनों हाँ, मैं एक सवाल उसमें जोड़ लूंगा, बिल्कुल ऐड करिएगा। वो ये कि जहां पर बात खत्म हुई है, गणित और प्रलोभन कहाँ नहीं थे। 125 यूनिट तो 200 का भी वादा था, 10,000 के पैसे तो 30,000 का भी वादा था। क्या बिहार ने ये गणित समझ लिया है कि सिर्फ फ्रीबीज पर नहीं जाना है, हमको ये भी देखना है कि उसके साथ सोशल सिक्योरिटी जो डिलीवरी है वो कैसी मिल रही है? जयदीप जी ने एक बात बड़ी कही है, 6 महीने पहले ऐसी स्थिति थी कि चुनाव पलटा जा सकता था, अब नहीं। चुनाव को हम लोग जिस तरह विश्लेषित करते हैं ना, चुनाव इस तरह होता नहीं है। हम ये समझते हैं कि 1 महीने में चुनाव जीता जा सकता है या 2 महीने में चुनाव जीता जा सकता है। चुनाव भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए कि कैसे जीता जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से ही अगले चुनाव की तैयारी करने लगती है। और आपको एक बात बताऊं कि चुनावों से 6 महीने पहले, किसी प्रदेश में चुनाव है तो 6 महीने पहले उन लोगों की पहचान कर ली जाती है जिनको वहां भेजा जाना जाता है, और किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कहां से कौन व्यक्ति जा सकता है, किस जाति के ज़्यादा वोट हैं, किस वर्ग के ज़्यादा वोट हैं, वो सारी पहचान होती है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 लोग जाते हैं बाहर से, तो आप समझिए कि वहाँ पर 243 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, तो 2430 वर्कर बाकी प्रदेशों से वहाँ पर गए, और कितनी देर पहले, 1.5 महीना पहले, और उन्होंने जाकर के जिस तरह कन्विंस किया, और उनकी पूरी तैयारी होती है कि हमने ये काम किया है आपके लिए और ये काम हम करेंगे आपके लिए। वो सारी चीज़ें, ये सीटों का फैसला नहीं कर पाते, गठबंधन नहीं कर पाते, आपस में मुख्यमंत्री को लेकर के लड़ते रहते हैं, उसका कोई फ़ायदा है ही नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो 5-6 महीने पहले बीजेपी तैयारी कर चुकी होती है, सब कुछ कर चुकी होती है। और ये इस तरह की तैयारी जब तक दूसरी पार्टियां नहीं करेंगी, चुनाव नहीं जीत पाएंगे। और दूसरा, एक बात और कहना चाहता हूं मैं कि ये जो राहुल गांधी की पूरी भयंकर विफलता है, पहली उन्होंने जातिवाद का मुद्दा उठाया और जनसंख्या का उठाया, एक वोट चोरी का उठाया, वोट चोरी को जनता ने नकार दिया। जातिवाद का आप देखिए कि 166 ऐसी सीटें हैं जो ओबीसी वाली हैं, जिसमें से महागठबंधन सिर्फ 31 जीत पाया है, और भारतीय जनता पार्टी और ये जेडी का गठबंधन 131 जीता है। तो इसका मतलब जातिवाद को भी बिहार ने पूरी तरह नकार दिया है इस बार। और
जहाँ तक आरजेडी का सवाल है, अब वो मुस्लिम यादवों की पार्टी नहीं रह गई, अब वो सिर्फ यादवों की पार्टी बनकर रह गई है। मुस्लिम वोट भी ओवैसी के साथ चला गया है और कुछ वोट जेडीयू के साथ चला गया है, तो मुस्लिम वोट भी अब आरजेडी के साथ नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये जो नई हवा चली है कि एक जाति का वोट बना करके आप राजनीति करना चाहते हैं, वो उससे अब भारत दूर होता जा रहा है। आप कुछ कह रहे हैं? आप बोल रहे हैं साथ में आपके नाम का एक सवाल है, मैं बिल्कुल सवाल भी दोहरा देता हूं कि वो सवाल ये भी आया और बिल्कुल आपके नाम के साथ कि पूर्णिमा जी से सवाल है कि क्या महागठबंधन ने उतनी मेहनत की जितनी ये जो बात हो रही है कि बीजेपी और एनडीए ने एक साथ मेहनत कर ली, क्या वो दूसरी चीजों में ज्यादा? नहीं, ये तो पहले ही हम एडमिट कर चुके हैं कि साथ में मिलके मेहनत उतनी नहीं हुई है। तेजस्वी अकेले मेहनत करते दिखे और जितना सपोर्ट मिलना चाहिए था अपने साथियों का उतना मिला नहीं। लेकिन मैं एक चीज़ पर ध्यान देना चाहती हूँ, मेंशन करना, AIMIM को अपने साथ नहीं लेना मुझे लग रहा है कि महागठबंधन के लिए एक बड़ी तो ओवैसी साहब भी ये बात कह रहे हैं, चूक हुई है। ओवैसी साहब को साथ में इनको लेना चाहिए था। ये कांग्रेस का अपना डर था अंदर, जो फेयर फैक्टर उनका था कि ये हमारा सारा वोट बैंक हड़प लेंगे, वो होता नहीं, क्योंकि नेशनल लेवल पे ओवैसी ज़्यादा नहीं है, प्रेजेंस उनकी नहीं है, फुटप्रिंट नहीं है। बिहार में रखते तो उसका फ़ायदा इनको मिलता। और ओवैसी वैसे भी बहुत ज़्यादा सीटें नहीं मांग रहे थे, तो वो कह रहे थे जितने पे हम जीते हैं हमें उतने ही पे दे दो, हम उतने पे ही संतुष्ट रहेंगे। वो एक चूक इन्होंने बहुत बड़ी कर दी। दूसरा, मैं ये, आपने पूछा कि नीतीश कुमार को क्या ऐसी सिचुएशन आ सकती कि नहीं बनाया जाएगा, मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं होंगी अगर वो सिचुएशन आ जाती है। उसकी दो वजहें हैं। आपने कहा कि टेका लगा हुआ है सेंटर में, वो टेका में भी अब सेंध लग चुकी है। नीतीश कुमार अगर उनको नहीं भी बनाया जाए तो अब किसी पोजीशन में नहीं है कि वो कुछ कर सके, क्योंकि एक तो दूसरा अपोजिशन इतना, मतलब दूसरा साइड इतना कमज़ोर है कि वो बिहार में कोई खेल नहीं कर सकते हैं। सेंटर में जो MPs हैं उनमें से बहुत को बीजेपी ने अंदर ही अंदर साधा हुआ है। तो अगर मान लीजिए नीतीश नाराज होते हैं और छोड़ते हैं तो उनके साथ कितने MP जाएंगे ये भरोसा नहीं है। मुझे लग रहा है एक भी नहीं जाएगा अगर नीतीश नाराज होकर बैठ भी जाते हैं। तो अब बीजेपी के लिए सबसे मुफीद समय है अपना CM बनाने का, जो उनका एक बहुत पुराना चेरिश ड्रीम है। वो नीतीश को नहीं भी अगर बनाते हैं तो नीतीश कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये बात मुझे लग रहा है कि बीजेपी उन्हीं को समझाएगी और उन्हीं के मुंह से कहलवाएगी कि उनको मुख्यमंत्री अब बनना नहीं है। हाँ जी, मैंने आज से 6 महीने पहले कहा था यहीं पर ही डिस्कशन में कि नीतीश कुमार तब तक मुख्यमंत्री रहेंगे जब तक वो चाहेंगे। तो मैं इसी लाइन को दूसरे तरीके से बोलने जा रहा हूं सर कि हम सभी लोग ये बात अब एक और आकलन पर आए हैं। पहला तो आज बिहार ने बताया कि कितना सही कितना गलत निकला है, दूसरा आकलन नीतीश कुमार को लेकर, इसलिए मैं सवाल वहां ले जाना चाहता हूं। आप जो बोलना चाह रहे हैं वो जोड़ लीजिएगा। वो ये कि क्या ये मैंडेट जो हमने भी महसूस किया ग्राउंड पर, नंबर हम ये नहीं सोच रहे थे, क्या ये मैंडेट नीतीश कुमार के नाम का नहीं है और उनको उनकी इच्छा के विरुद्ध अगर कहीं भी ऐसा मैसेज जाता है कि हटते हैं, क्या उसके नुकसान भी लॉन्ग टर्म में कई बार उस सियासत में हो सकते हैं जो इमोशन से जुड़ी हो? इस बात को समझना पड़ेगा यहाँ पर कि नीतीश कुमार अब अपने आप में एक नाम नहीं, एक फिनोमिना है। ये कल्ट है। कल्ट इस लिहाज से क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी 1-2 दिन की तात्कालिक राजनीति नहीं करती है, अभी इसके तुरंत बाद उनको क्या है, पंचायत चुनाव में जाना है उत्तर प्रदेश में, इसके साथ ही जाना है पश्चिम बंगाल में भी। और इस बात को ध्यान रखिए कि भारतीय राजनीति में किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि OBC और EBC ये ऐसा फैक्टर है जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में पहुंचाने की मुख्य कुंजी है। इसको नाराज करना, और मैं फिर कह रहा हूं कि नीतीश कुमार अब बिहार के बाहर भी कल्ट हैं। नीतीश को मतलब जैसे भीष्म पितामह को था ना इच्छा मृत्यु का वरदान, मतलब उसको उस तरीके से राजनीतिक उसकी बात कर रहे हैं। वो जब वो चाहेंगे तब होगा। और एक बात ध्यान रखिए कि जिस समय नीतीश और मोदी में बहुत झगड़ा था, नीतीश ने तो मोदी के आगे से प्लेट 2010 में हटा ली थी। उसके बाद भी मोदी ने कभी नीतीश के प्रति अपशब्द नहीं कहे। वो जब गए, आप याद करिए कि हूटिंग हो रही थी, तब वो आरजेडी के साथ में थे 2015 के बाद में। उसके बाद उन्होंने आके सबको रोक दिया था। शांत किया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे, नब्ज समझते थे। और दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत तौर पर, मैं आपको अपना व्यक्तिगत बातचीत का अनुभव बता रहा हूं, उनका कहना है कि मुझे हर वो नेता, चाहे विपक्षी पार्टी का हो, जो भी हो, वो इसलिए पसंद है और उसका साथ आना इसलिए जरूरी होता है जो सुशासन की बात करता है, गुड गवर्नेंस की बात करता है। नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी के बाद अगर बात होती है किसी की भी गुड गवर्नेंस की, तो नीतीश की होगी। बिल्कुल ठीक। और मुझे लगता है कि ये जो एक कॉम्बिनेशन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और नीतीश को भी पता है कि उनको इज्जत कहां ज्यादा मिली। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, मंत्री वहां पर उनके पीछे चलते थे। लालू प्रसाद के राज में 17 महीने और 16 महीने में
लालू प्रसाद और तेजस्वी ड्राइव करने लग गए थे, भले ही मुख्यमंत्री सीएम वो रहे हो, नीतीश ये बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बात को थोड़ा समझना पड़ेगा। मैं वहीं जा रहा हूँ और उसमें साथ में जाते जाते तक सवाल जोड़ ले रहा हूँ कि अपने घर में जब आग लगी हो तो भी ये देखना कि दूसरे का कितना जला है। आज के दिन भी अगर विश्लेषण की बजाय सोशल मीडिया पर ये चिंता होने लगी कि नीतीश जी कितने समय के मुख्यमंत्री रहेंगे, कितना वाजिब सवाल है, जैसा मैंने पहला पूछा था। कितना एक मेरा भी ऐसा रील कंटेंट चाहिए आपसे। हाँ अच्छा, वैसे एक बात रील की मैं बस जोड़ दे रहा हूँ अपना अनुभव। तेजस्वी यादव ने एक रील बनाई थी चुनाव से पहले, मैं कहीं शो कर रहा था, एक बुजुर्ग से आदमी आए, बोले बताओ तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कुछ हुआ नहीं, जिस सड़क पर रील बना रहे थे वो खुद नीतीश कुमार की बनाई हुई है। इसमें अगर जैसे पूर्णिमा जी ने बोला कि ये इनका ये हटा दिए जाएंगे, इस चुनाव में मुझे एक नई चीज़ देखने को मिली है कि एनडीए जो है, बीजेपी जो है, जो मेन घटक दल है, वो अब एक नई राजनीति की तरफ जा रहा है। जो अभी तक ये माना जाता था कि बीजेपी जहां भी गठबंधन करता है वो अपने पार्टनर को खा जाता है और वही सबसे बड़ा हो जाता है और पार्टनर उसका खत्म हो जाता है। ये बिहार से एक नई राजनीति की शुरुआत बीजेपी ने करी है, जहां पे इन्होंने अपने पार्टनर्स को एम्पावर किया है। चाहे भी शुरुआत में था जुड़वा भाई हैं हम, ऐसा कुछ, चाहे आप वो नीतीश को लीजिए, चाहे वो आप इनको पासवान जी को लीजिए, चिराग पासवान को लीजिए, चाहे आप माझी जी को लीजिए, चाहे आप जिसको चाहे, जितने कुशवाहा वही बच गए भाई, उपेंद्र कुशवाहा जी को लीजिए, इन्होंने सबको एम्पावर किया। ये चाहते अगर ये सीटें अपनी ज्यादा ले सकते थे, लेकिन नहीं लिया कि अपने साथियों, ये एक तो एक नॉर्मल दैनिक जीवन में भी होता है कि आपके जो आसपास के जो मित्र हैं अगर वो भी शक्तिशाली होते हैं तो आप ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हो। तो इस राजनीति की शुरुआत पहली बार बीजेपी ने बिहार से ये प्रयोग शुरू किया है। उपसंहार लेना ज़रूरी होता है, तभी कोई निबंध पूरा हो पाता है बहुत अच्छे से। और यहाँ तो एक बड़ा निबंध लिखा जा रहा है कि क्या हो गया। निबंध तो भारत की राजनीति में जब तक है हम तब तक लिखे जाते रहेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आज़ाद भारत का इतिहास है, चुनावी राजनीति का इतिहास है, जब से चुनाव शुरू हुए 52 से, तब से इतिहास से लेकर अभी तक बिहार में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई। और परिणाम कब आए? 14 नवंबर के दिन, जिस दिन आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्मतिथि होती है। जो आज़ाद भारत में वो कांग्रेस जिसकी इतनी दयनीय स्थिति हो गई, उसके पहले ध्वजवाहक रहे। सिग्निफिकेंट है ये। कई लोग तो सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि जानबूझ के चुनाव परिणाम 14 नवंबर को रखे गए ताकि देख लें पंडित नेहरू की उनकी कांग्रेस का क्या असर हुआ है। ये सत्य है कि असत्य है मुझे नहीं पता। किसी ने एक टिप्पणी की बड़ी दिलचस्प थी, मतलब रील आइटम है, बोले कि अच्छा ये देखो बाल दिवस के दिन बता दिया मोदी नीतीश ने बच्चे हो। तो बाल दिवस मन रहा है, वो चाचा नेहरू, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे, और उनके योगदान पर, अच्छाई बुराई पर अलग चर्चा हो सकती है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो प्रतीक की बात कह रहे थे, प्रतीकों का महत्व है, लेकिन सिर्फ प्रतीकों के दम पे आप राजनीति, लेकिन ये प्रतीक महत्वपूर्ण है कि उनकी जन्मतिथि के दिन, उनकी जयंती के दिन कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा बिहार में हमको देखने को मिल रही है, जिसके लिए कांग्रेस खुद जिम्मेदार है, उसके कर्णधार जिम्मेदार है, उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और ये बुरी स्थिति है। मैं पत्रकार के रूप में बिल्कुल पूरी मजबूती से कहना चाहूँगा कि ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, इतना कमज़ोर विपक्ष। लेकिन आपको इतनी महत्वपूर्ण नेता प्रतिपक्ष जैसी कुर्सी मिलती है तो उसका उपयोग कैसे करना है, ये तो आपके ऊपर है। मैंने पहले जब खैरनार मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर बने तो किसी को पता नहीं था उसकी ताकत क्या होती है। जब टीएन शेषन चुनाव आयुक्त बने थे, लोगों को पता ही नहीं था चुनाव आयोग। आज आप चुनाव आयोग को और गणेश कुमार को कितनी लानत दें। शेषन के पहले लोगों को पता था कि इतने दांत भी हो सकते हैं चुनाव आयोग के, और वो काट भी सकता है, और इतनी सख्ती से चुनाव खर्चे पर लगाम लगाने की कोशिशें कर सकता है, चुनाव सुधार कर सकता है। पद आपको मिलता है, शक्ति आपको स्थापित करनी पड़ती है उस पद की, ये महत्वपूर्ण है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो अजय जी कह रहे थे, तैयारियों की बात अगर हम करें, पंचायत चुनाव तो सिर पर खड़े हो गए उत्तर प्रदेश के, लेकिन जो हम बात करते हैं भाजपा के लोगों से पत्रकार होने के नाते, बंगाल की तैयारी आज से 6 महीने पहले शुरू हो गई थी और अब वो अलग फेज में जा चुकी है। और उत्तर प्रदेश की 2027 की तैयारी किस स्तर पर ये विपक्ष सोच भी नहीं सकता। पिछले एक हफ्ते में हम उत्तर प्रदेश के कुछ न केवल राजनेताओं बल्कि अधिकारियों से मिले, और उनकी जो योजना है 27 के चुनाव को लेकर, वो बताती है कि भाजपा क्यों इस तरीके से हमेशा चुनावी मोड में रहती है, और उनको कई बार परिणाम अच्छे नहीं भी मिलते तो उससे परेशान हुए बिना वो अपनी तैयारी में लगे रहते हैं। अभी 2025 में अगर अधिकारियों के पास एक मास्टर प्लान और रोड मैप है अभी से लेकर 27 के चुनावों तक का, तो ये तैयारी कहाँ मिलेगी? तो ये महत्वपूर्ण है। बिहार के चुनावों ने कई सारे संदेश दिए हैं, ये संदेश पिछले चुनाव भी देते रहे। आप कितना सबक सीखते हैं? हरियाणा का उदाहरण पहले भी लाया था अपने वक्तव्य में, फिर से लाऊंगा। सजी हुई थाली आप किसी और को कैसे देते हैं, जीत को हार में कैसे बदलते हैं, हरियाणा से सीखिए, बिहार से सीखिए। ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिनका कोई मकसद ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। आपके पास बूथ पर बिठाने के लिए लोग हैं जो पता करेंगे कि वोट चोरी हो रही है, कि वोट नकली हो रहा है, कि वोट फर्जी हो रहा है।
अरे वहां बैठ के बता दो ना कि ये फलाने चंद नहीं है, फलाने चंद है। वो प्रोजेक्टर पे बताने से कोई समझ में नहीं आने वाला भाई साहब। मैं संजय। संजय यादव आज बहुत याद किए जा रहे हैं। संजय, पर बात प्रशांत किशोर, जी मैंने किया था विनोद जी से सवाल। मुझे हमेशा फिर शिव खेड़ा याद आ जाते हैं। सफलता पर सक्सेसफुल किताबें लिखना और करोड़ों कमाना और खुद चुनाव में खड़े होकर चुनाव जीत जाना, दो अलग मुद्दे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में फिल्मों की समीक्षा करना और उनकी खूब जबरदस्ती लानत मलानत करना, और खालिद महमूद करते थे, और उन्होंने जब खुद फिल्म बनाई तो सुपर फ्लॉप थी। ऐसे ही आप कोचिंग करें, प्रशिक्षण दें, रणनीति बनाएं, बैकरूम स्ट्रेटेजीज बनाएं, वो एक अलग मुद्दा है। अब रमाकांत हमारे एक सहयोगी ने- आचरेकर, सचिन तेंदुलकर नहीं हो पाया। हमारे एक सहयोगी ने कहा कि प्रशांत किशोर 16 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बाद में उन्होंने बताया कि 2 दिन तक अब समझेंगे कि क्या हो रहा है, जो हर चुनाव को सब कुछ बताते थे तुरंत। तो हर एक का अपना, देखिए कोई ऐसा हो भी सकता है जो रणनीति भी बनाना जानता हो और खेलना भी जानता हो, लेकिन ऐसा कम होता है कॉम्बिनेशन। हर एक की एक विधा होती है। तो उन्होंने कहा कि आज चाचा नेहरू का जन्मदिन है, चाचा नेहरू का दिन है। बिहार की सियासत को समझने वाले बहुत अच्छे से जानते हैं कि विपक्षी भी किसको चाचा कहते हैं। तो चाचा के दिन ही चाचा को सत्ता मिली है। चाचा को सत्ता दी है। ये नीतीश चाचा हैं। खूब कहा गया कि चाचा ने हमें नहीं बताया। चाचा के दिन पर चाचा ने अपने आप को साबित किया है कि आखिरकार राजनीति में बड़ा कौन है, समझा कौन है। प्रतीक्षा जी, चाचा कौन है, बिल्कुल ठीक। बिहार चुनाव की हर अपडेट जैसा आपने भरोसा हम पर जताया था, हमने आप तक डिलीवर किया है, पहुंचाया है। फिर भी अगर किसी तरह के आकलन, किसी तरह का विश्लेषण रह गया हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आप तक पहुंचाएंगे। खबरों खिलाड़ी देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।